हेलो मित्रों, सुनाइए कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे हैं और हमेशा अच्छे रहें। मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, जैसे कि बच्चों ने डिमांड की थी कमेंट बॉक्स में बोला था एक बच्चे ने कि सर आप लाइव प्रोसेस स्टार्ट करिए। 10th क्लास का बच्चा था, तो ठीक है लाइव प्रोसेस स्टार्ट किया। तो मित्रों, जो ये टॉपिक होगा, जो ये वीडियो होगी, ये तो याद रखना ये 10th क्लास के पर्पज़ से ही बनाई जा रही है। ऐसा नहीं है कि नीट वाले कहें कि सर ये इतना कम है, या नेट वाले कहें सर इतना ही है क्या नेट में। तो पहले ही मैं बता देता हूँ, जो ये वीडियो है ये केवल 10th क्लास के बच्चों के लिए है। जो 10th का सिलेबस है बायोलॉजी का, जो उसमें लाइव प्रोसेस दे रखे हैं, ये उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। लिखा भी जाएगा, थंबनेल पर लिखा जाएगा फॉर 10th क्लास, डोंट वरी। तो नीट वाले या नेट वाले इस बात को थोड़ा ना लें सीरियसली, क्योंकि ये 10th क्लास के लिए टॉपिक तैयार किया जा रहा है। तो मित्रों, पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने डिस्कस किया था लाइव प्रोसेसेस के बारे में। मैंने बताया था कि लाइव प्रोसेसेस कौन कौन से हैं। जैसे मैंने बताया कि उसमें भाई 4 लाइव प्रोसेसेस हैं, लेकिन बच्चे गलती से रिप्रोडक्शन को भी एक लाइव प्रोसेस बता देते हैं। रिप्रोडक्शन बिल्कुल लाइव प्रोसेस में नहीं आता है। न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है और एक्सक्रीशन है। ये 4 सिस्टम लाइव प्रोसेस कहलाते हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी अगर सिस्टम रुक गया तो लाइफ चलेगी ही नहीं, उसी टाइम लाइफ ख़त्म हो जाएगी। रिप्रोडक्शन मत करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, पूरी स्पीसीज रिप्रोडक्शन ना करे तो उस स्पीसीज़ का एग्जिस्टेंस अर्थ पर नहीं रह सकता, ये है। तो रिप्रोडक्शन को आपको नहीं इंक्लूड करना है, ये बात मैं पहले ही बता देता हूँ। तो ठीक है मित्रों, डिस्कस करते हैं न्यूट्रिशन। पहला टॉपिक हम ले लेते हैं लाइव प्रोसेस का। पहला प्रोसेस न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मित्रों, सबसे पहले हम इस बात को समझेंगे कि न्यूट्रिशन है क्या, क्यों नीड है इस न्यूट्रिशन की। तो देखिए जी, न्यूट्रिशन में करेंगे क्या, खाना लेंगे। खाना क्यों लेंगे? क्योंकि हमें अपनी बॉडी की ग्रोथ करनी है। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर उसको अपनी बॉडी की ग्रोथ करनी है, एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है, डैमेज पार्ट को हील करना है, तो उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होगी। सीधी सी बात है। ग्रोथ करना हो और कोई काम करने हो, एनर्जी की कंटिन्यूसली ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि हम केवल फिजिकल वर्क कर रहे हैं तभी एनर्जी की ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं है मित्रों। हम रेस्ट में भी बैठे हैं, अगर हम सो भी रहे हैं, लेट भी रहे हैं, तो भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो भी हमारी, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर तो प्रोसेसेस चल रहे होते हैं ना। ठीक है, फिजिकली हम कुछ नहीं कर रहे, डजेंट मैटर, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर तो बहुत से ऐसी रिएक्शंस चल रही होती हैं, बहुत से ऐसे सिस्टम्स चल रहे होते हैं जिनको कंटिन्यूसली एनर्जी की नीड होती है, और ये एनर्जी की नीड को फुलफिल करता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में हम फूड को लेंगे बॉडी के अंदर, उसको डाइजेस्ट करेंगे। डाइजेस्ट करने के बाद न्यूट्रिएंट्स को निकालकर न्यूट्रिएंट्स को वेरियस अदर बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाएंगे। उन न्यूट्रिएंट्स का फिर रेस्पिरेशन होगा, बोले तो ब्रेकडाउन होगा, केमिकल ब्रेकडाउन, और उनमें से फिर एनर्जी को निकाला जाएगा, और उस एनर्जी को जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ मित्रों दिया जाएगा। ठीक है, तो बात आ जाती है मित्रों न्यूट्रिशन पे। अब मित्रों, होता क्या है ना, न्यूट्रिशन को आप देखोगे डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट नेम्स से बुलाते हैं। कहीं बोलेंगे कि जी सैप्रोफिटिक है, कहीं बोलेंगे पैरासिटिक है, कहीं बोलेंगे होलोजोइक है, कहीं बोलेंगे होलोफाइटिक है, कहीं बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक है, कहीं बोलेंगे हेट्रोट्रॉफिक है, कहीं बोलेंगे फोटो ऑटोट्रॉपिक है, कहीं बोलेंगे फोटो कीमो ऑटोट्रॉपिक है, कहीं बोलेंगे फोटो हेट्रोट्रॉफिक बोलेंगे, कहीं बोलेंगे कीमो हेट्रोट्रॉफिक। तो मित्रों, मुद्दा ये नहीं है, नाम तो ठीक है भैया, जैसा काम वैसा हमने नाम दे दिया, लेकिन एक्चुअल में नेचर में 2 ही तरह का न्यूट्रिशन होता है मित्रों। एक तो वो न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद खाना बनाए। अगर अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहा है कोई ऑर्गेनिज्म, एक तो वो है, और एक वो है खुद नहीं बना रहा, दूसरों पर डिपेंडेंट है। 2 तरह के न्यूट्रिशन है मेनली। तो बाकी ठीक है, नाम बनाने वालों ने डिफरेंट नाम दे दिए। कोई किताब उठाइए उसमें कुछ मिलेगा, कोई दूसरी उठाइए उसमें कुछ मिलेगा।
तो मित्रों उस बात पर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, टाइम टू टाइम आएगा, मैं बताता रहूँगा कि पैरासिटिक का मतलब क्या है, सिम्बायोटिक का मतलब क्या है, सैप्रोफिटिक का मतलब क्या है, होलोजोइक का मतलब क्या है, होलोफाइटिक का मतलब क्या है, एब्जॉर्प्टिव का मतलब क्या है, वो सारी चीज़ें आती रहेंगी मित्रों। टाइम टू टाइम हम डिस्कस करते रहेंगे। बट सबसे पहला जो हमारा फोकस है इस बात पर है कि न्यूट्रिशन एक्चुअल में बेसिकली होता कितने टाइप का है। तो मित्रों बेसिकली जो है न्यूट्रिशन वो दो तरह का होता है। एक तो न्यूट्रिशन वो जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाए, ठीक है, और एक वो जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म खुद नहीं बना रहा, वो किसी के दूसरे पर, जो किसी दूसरे ने बनाया है फूड, उस पर डिपेंडेंट है। तो इसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो मित्रों न्यूट्रिशन दो तरह का हो जाता है। एक तो हो जाता है मित्रों ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और एक हो जाता है मित्रों हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो है जिसमें खुद बना रहे हैं। हालांकि मैं बताऊंगा इसमें दो चीज़ें हैं मित्रों, कब हम किसको ऑटोट्रॉफिक बोलें, कब हम किसको हेट्रोट्रॉफिक बोलें, इसका भी एक रीज़न है, वो बताऊंगा। पहले आप बॉटम लाइन समझिए। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो है जिसमें खुद खाना बना रहा है, जैसे कि ऑल ग्रीन प्लांट्स, वो अपना खुद खाना बनाते हैं, स्वयं खाना बनाते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस, इसलिए उनको हम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स इसमें आ जाएंगे। जैसे ऑल ग्रीन प्लांट्स भी आ गए मित्रों, कुछ बैक्टीरिया भी हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, वो भी अपना फोटोसिंथेसिस करती है, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो है जो खुद नहीं बना रहे, दूसरों के बनाए हुए खाने पर डिपेंडेंट है। इसमें एनिमल्स आ जाएंगे, फंगस आ जाएगी, कुछ बैक्टीरियाज भी हैं। मित्रों एक बात और बता दूं इंपॉर्टेंट, इस अर्थ पर सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी रखने वाला ऑर्गेनिज्म अगर कोई है तो वो बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया में हम देखेंगे सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी पाई जाएगी। हम आएंगे इस बात पर भी, मैं समझाऊंगा कितने तरह का है। वो हेट्रोट्रॉफिक भी हैं, फोटोट्रॉफिक भी हैं, पैरासिटिक भी हैं, सैप्रोफिटिक भी हैं, सिम्बायोटिक भी हैं, हर तरह से हैं। सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी अगर अर्थ पर मिलती है तो वो मित्रों बैक्टीरिया के अंदर मिलती है, बाकी और किसी ग्रुप के अंदर इतनी न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी नहीं होती। तो ठीक है मित्रों, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आ जाते हैं। इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एनिमल्स का ले लेते हैं। एनिमल्स ऐसे करते हैं, फंगस ऐसा करती है, और मित्रों बैक्टीरिया भी ऐसा करते हैं। बैक्टीरिया ऑल नहीं, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो फोटोसिंथेटिक है, इसमें सम बैक्टीरिया भी ले लेते हैं, सम बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है। अब मैं बॉटम लाइन जो आपको बताने जा रहा हूं मित्रों, वो आप ध्यान से सुनना क्या है। जैसे कि मैंने बताया कि डिफरेंट बुक्स में जब आप देखोगे ना तो डिफरेंट नेम्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप बॉटम लाइन को पकड़ गए, अगर आपने बॉटम लाइन पकड़ ली तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ठीक है। बॉटम लाइन क्या है वो समझिए। मित्रों कोई भी ऑर्गेनिज्म है, खाना बनाने के लिए उसको दो चीज़ें तो कम से कम चाहिए, दो चीज़ें तो कम से कम चाहिए उसको खाना बनाने के लिए। देखो जी, हमारी बॉडी है या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, वो कार्बन सोर्स पर डिपेंड करती है। हमारी जो बॉडी है ये कार्बन से बनी हुई है, और भी मटेरियल है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कार्बन सबसे ज़्यादा है, मैं ये बता दूँ। तो पहला क्राइटेरिया है कार्बन सोर्स क्या है, और दूसरा क्राइटेरिया रहेगा एनर्जी सोर्स क्या है। दो चीज़ें ऐसी हैं मित्रों जो बहुत ज़रूरी हैं न्यूट्रिशन में। पहली चीज़ है कार्बन सोर्स,
और दूसरी चीज हम लेंगे एनर्जी सोर्स। एनर्जी सोर्स कार्बन सोर्स के बेस पर हम नाम देंगे कि वो ऑटोट्रॉफिक है या हेटेरोट्रॉफिक है। आपको सिर्फ ये देखना है, आपको सिर्फ देखना क्या है, आपको ये देखना है कि कार्बन वो ऑब्टेन कर किससे रहा है। जाहिर सी बात है, कार्बन किससे ऑब्टेन कर रहा है, आपको केवल ये देखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बताता हूँ, थोड़ा स्पेस देकर लिखना पड़ेगा मित्रों, क्योंकि जो थोड़ा आसानी से आपको समझ में आए। दूसरा है एनर्जी सोर्स। एनर्जी सोर्स, ठीक है। कार्बन सोर्स के बेस पर हम मित्रों देखेंगे क्या, अगर कार्बन सोर्स जहां से कार्बन ले रहा है कोई ऑर्गेनिज्म, वो इनऑर्गेनिक कार्बन ले रहा है या ऑर्गेनिक कार्बन ले रहा है, हमें ये देखना है पहले। अगर कार्बन सोर्स खुद कार्बन डाइऑक्साइड है, या मैं बोलूं इनऑर्गेनिक कार्बन है, इनऑर्गेनिक कार्बन, इनऑर्गेनिक कार्बन होती है मित्रों जैसे CO2, एग्जाम्पल इसमें मैं CO2 ले लेता हूं। अगर कोई ऑर्गेनिज्म कार्बन सोर्स एज ए इनऑर्गेनिक कार्बन यूज कर रहा है, या बोलो आप CO2 को यूज करता है कार्बन सोर्स के तौर पर, तब आप वर्ड लगाओगे ऑटोट्रॉफ। क्या वर्ड लगाओगे? ऑटोट्रॉफ। इसको मैं तब वर्ड लगाओगे ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ, बात को समझना, तब वर्ड लगाया आपने ऑटोट्रॉफ अगर कार्बन सोर्स इनऑर्गेनिक कार्बन हो, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। मित्रों सबसे पहले मैं ये भी बता देता हूँ, आपको थोड़ी फीलिंग आई जो सही सी। सबसे पहले आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक क्या है, इनऑर्गेनिक क्या है। जानता हूँ नहीं पता है आपको, पूछता हूँ बच्चों से कि जी बताइए ऑर्गेनिक क्या है, इनऑर्गेनिक क्या है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, मैंने कुछ मैं लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा H2O वैलिड, एक लिखा CO2, एक लिखा मैंने C6H6 फॉर एग्जांपल, एक कुछ भी लिख लो, और कुछ ले सकते हैं। H2S ले लिया मित्रों मैंने, ये फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब अगर इनमें से मैं ये पूछूं आपसे कि मित्रों ये बताइए इसमें से कौन सा ऑर्गेनिक है और कौन सा इनऑर्गेनिक है, तो मुझे पता है आप नहीं बता पाओगे। नहीं पता ना बताया, सीधी सी बात है मित्रों। ये और ये वाला, ये तीनों इनऑर्गेनिक हैं। इनऑर्गेनिक, और ये वाला जो कंपाउंड है ये ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक। तो बॉटम लाइन ये है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होंगे, उनकी मैं पहचान बताता हूं। अगर कोई कंपाउंड ऐसा है जिसमें कार्बन भी हो और हाइड्रोजन भी हो, कार्बन भी हो हाइड्रोजन भी हो, दोनों हो, वो ऑर्गेनिक होगा। और जिनमें ये दोनों ना हो, केवल कार्बन है हाइड्रोजन नहीं है, या केवल हाइड्रोजन है कार्बन नहीं है, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहलाएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड केवल और केवल वो कहलाएगा जिसके अंदर कार्बन भी हो और हाइड्रोजन भी हो, दोनों हो, वो कहलाएगा ऑर्गेनिक। और जिनके अंदर ये दोनों ना हो, कोई एक हो या कोई भी ना हो, मैं वो नहीं कह रहा। बॉटम लाइन ये है कि जिसके अंदर, जिस कंपाउंड के अंदर ये दोनों चीज़ें मौजूद हों, वो कहलाएंगे मित्रों ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जिनके अंदर ना हो वो कहलाएंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखिए आप, तो ठीक है, तो हमने क्या बोला? मैंने बोला अगर कार्बन सोर्स इनऑर्गेनिक कार्बन है, कोई ऑर्गेनिज्म इनऑर्गेनिक कार्बन से ले रहा है कार्बन, जैसे CO2 से लिया, तो वो ऑटोट्रॉफ कहलाएगा। और अगर कार्बन सोर्स ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक कार्बन है, एग्जाम्पल जैसे कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, C6H वो जो आता है। तो ये हो गया मित्रों
देखिए, अगर कार्बन सोर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है या ऑर्गेनिक कंपाउंड से कार्बन को लिया जा रहा है, कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा कर रहा है, तो वो मित्रों कहलाएगा हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ। ये बात तो समझ में आई। कार्बन के सोर्स पर ही डिसाइड करेंगे कि कब वो ऑटोट्रॉफ कहलाए और कब वो हेट्रोट्रॉफ कहलाए। अगर कार्बन सोर्स इनऑर्गेनिक है या CO2 है, CO2 देखो मित्रों, CO2 इनऑर्गेनिक है क्योंकि केवल C है, H नहीं है, तो ये इनऑर्गेनिक कहलाएगा, ऑर्गेनिक नहीं कहलाएगा। ठीक है ना। हाँ, कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक कहलाएगा क्योंकि वहाँ C भी होगा और हाइड्रोजन भी होगा। तो ठीक है, अगर कोई इनऑर्गेनिक से ले रहा है, CO2 से लिया तो ऑटोट्रॉफ, और अगर ऑर्गेनिक कार्बन से लिया या ऑर्गेनिक सोर्स से लिया कार्बन तो कहलाएगा हेट्रोट्रॉफ। यहाँ तक तो बात समझ में आई। ठीक है, ये मित्रों मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ ताकि मैं दूसरी चीज़ भी एक्सप्लेन कर पाऊँ। दूसरी बात आ जाती है मित्रों, अब एनर्जी सोर्स क्या है। एनर्जी सोर्स, अगर एनर्जी सोर्स लाइट है तो वर्ड लगाओ फोटो। अगर एनर्जी सोर्स लाइट है कि भैया लाइट ले रहे हैं और लाइट की एनर्जी को यूज़ कर रहा है कोई ऑर्गेनिज्म खाना बनाने के लिए, तो कहलाएगा फोटो। तो वर्ड लगेगा फोटो, फोटो। अगर लाइट एनर्जी यूज़ की, यहाँ पे ना फोटो डायरेक्ट नहीं लिखते हैं मित्रों, यहाँ पे पहले लिखते हैं अगर लाइट एनर्जी को यूज़ किया जाता है, अगर लाइट को यूज़ कर रहा है एनर्जी सोर्स तो फोटो कहलाएगा। जैसे फोटो ऑटोट्रॉफ लगा देंगे, फोटो लगाया हमने वहाँ। अगर मित्रों एनर्जी सोर्स लाइट नहीं है, कोई इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, या तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी यहाँ से निकाली जा रही हो, या ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करके निकाली जा रही हो एनर्जी, और उस एनर्जी को खाना बनाने के लिए यूज़ में लिया जा रहा है, लाइट को नहीं लिया जा रहा, या तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़कर ऑक्सीडाइज करके एनर्जी निकाली जा रही है, या इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी निकाली जा रही है और खाना बनाया जा रहा है, तब वो कहलाएगा कीमो। तब वर्ड लगेगा कीमो। अगर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, मैं ये भी बताऊंगा मित्रों कब और इनऑर्गेनिक यूज़ होगा, कब ऑर्गेनिक यूज़ होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, टेंशन ना लें। इनऑर्गेनिक हो और ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंपाउंड, अगर इन चीज़ों को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी निकाली जा रही है और उस एनर्जी को खाना बनाने के लिए यूज़ में लिया जा रहा है, तब मित्रों वर्ड लगाएंगे हम कीमो, कीमो। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं जिसके बेस पर डिफरेंट डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं न्यूट्रिशंस को। एक तो दिया गया है कार्बन सोर्स के बेस पर, एक दिया गया है लाइट सोर्स, एनर्जी सोर्स के बेस पर कि एनर्जी का सोर्स क्या है। ठीक है, अब मैंने बात बताई कि इस अर्थ पर सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी मिलती है बैक्टीरिया के अंदर, तो हम बैक्टीरिया का ही डिस्कस करते हैं। अगर बैक्टीरिया का डिस्कस कर लेंगे उसमें सारी टर्म्स क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, कुछ दो चार बच जाएंगी, वो मैं आपको बता दूंगा अलग से। ठीक है, तो देखिए अब न्यूट्रिशन को हम जरा कर लेते हैं, क्या मामला है न्यूट्रिशन का। तो मित्रों न्यूट्रिशन जो है वो दो तरह का हो जाता है। पहला तो हम बात करेंगे सोर्स ऑफ कार्बन के बेस पर। तो कार्बन के बेस पर अगर हम बात करें तो दो तरह का हो गया, एक तो ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स, और एक हो जाता है मित्रों हेट्रोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, यहां तक तो मामला समझ में आया। ऑटोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ का मतलब जो कार्बन यूज कर रहे हैं फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कार्बन सोर्स, जैसे CO2 से कार्बन लिया, ठीक है, तो ऑटोट्रॉफ, और अगर ऑर्गेनिक से ले रहे हैं तो हेट्रोट्रॉफ, सीधी सी बात है। या मैं बोलूं, या ऐसे कंपाउंड से कार्बन ले रहे हैं जो किसी और ने बनाया हो, किसी और ने अगर बनाया है कोई कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड बनाया
और उसने उस कार्बन कंपाउंड को यूज़ किया एज ए कार्बन सोर्स, तब वो कहलाएगा हेटेरोट्रॉफ। ठीक है, बात वहीं आ जाएगी घूम फिर कर जो मैं कह रहा था कि खुद बनाए तो ऑटोट्रॉफ और दूसरों के बनाए हुए पर डिपेंड करें तो हेटेरोट्रॉफ, क्योंकि किसी और ने बनाया है ऑर्गेनिक कौन बनाएगा? प्लांट बनाएंगे, सीधी सी बात है भाई। प्लांट खुद तो इनऑर्गेनिक यूज़ करेंगे लेकिन बनाएंगे क्या? ऑर्गेनिक। स्टार्च बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे, और उस स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को ऑर्गेनिज्म को यूज़ करता है एज ए कार्बन सोर्स, तो जाहिर सी बात हेटेरोट्रॉफ कहलाएगा। तो मित्रों ये हेटेरोट्रॉफ आ गया। ये बात मैंने लिखी बेस्ड ऑन कार्बन सोर्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेस्ड ऑन कार्बन सोर्स, कार्बन सोर्स। ठीक है, कार्बन सोर्स के बेस पर है। इन्होंने CO2 को यूज़ किया एज ए कार्बन सोर्स, इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज़ किया एज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड एज ए कार्बन सोर्स। ये तो मित्रों मैं बता चुका हूँ। आई थिंक देयर इज़ नो नीड टू राइट डाउन, तो ये लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। बेस्ड ऑन कार्बन सोर्स, दो तरह का, ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ। ठीक है, अब क्या करना है मित्रों? अब आ जाइए बेस्ड ऑन एनर्जी सोर्स। एनर्जी सोर्स के बेस पर अगर हम देखें तो मित्रों ये भी दो तरह का हो जाएगा। एक तो हो जाएगा फोटो ऑटोट्रॉफ। फोटो वर्ड लगाना है कब? अगर एनर्जी सोर्स लाइट है, अगर एनर्जी सोर्स लाइट है तो लगाएंगे फोटो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ, फोटो लग गया, ऑटोट्रॉफ के आगे फोटो लगा दीजिए। एनर्जी सोर्स लाइट है तो। अगर एनर्जी सोर्स मान लीजिए लाइट नहीं है, कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको ऑक्सीडाइज करके एनर्जी को लिया जा रहा है, एनर्जी को यूज किया जा रहा है खाना प्रिपेयर करने के लिए, तो वर्ड लगा देंगे कीमो ऑटोट्रॉफ। सीधी सी बात है, कीमो ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ। ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉफ और कीमो ऑटोट्रॉफ। तो मित्रों फोटो ऑटोट्रॉफ के अंदर जैसे ग्रीन प्लांट्स आ जाएंगे, कुछ बैक्टीरिया हैं जो आएंगे आपके कीमो ऑटोट्रॉफ के अंदर, जैसे कि हाइड्रोजन बैक्टीरिया हो गया, सल्फर बैक्टीरिया हो गया, आयरन बैक्टीरिया हो गया, ये सारी बैक्टीरियाज आएंगे। और फोटो ऑटोट्रॉफ्स में मित्रों जैसे ग्रीन प्लांट्स भी आ जाएंगे। अगर हम कुछ बैक्टीरिया की बात करें तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये भी इसके अंदर आएंगे। ठीक है, ये इसका कर दिया हमने। इसी तरह से मित्रों हेटेरोट्रॉफ की बात करते हैं। तो हेटेरोट्रॉफ बोला तो हमने बेस्ड ऑन कार्बन सोर्स हेटेरोट्रॉफ था, क्योंकि इसने ऑर्गेनिक कार्बन को यूज़ किया था, ऑर्गेनिक कार्बन सोर्स को यूज़ किया था एज फॉर कार्बन लेने के लिए। ठीक है, इसलिए हेटेरोट्रॉफ बोला। अब ये भी दो तरह का होगा मित्रों। अगर हेटेरोट्रॉफ कोई ऐसा है कि एनर्जी सोर्स लाइट को यूज कर रहा है, अगर एनर्जी सोर्स लाइट को यूज कर रहा है तो वो मित्रों कहलाएगा फोटो हेटेरोट्रॉफ। क्या कहलाएगा? फोटो हेटेरोट्रॉफ, फोटो हेटेरोट्रॉफ, फोटो हेटेरोट्रॉफ। इसके अंदर आएगा मित्रों पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। और अगर लाइट एनर्जी सोर्स यूज किया जाए, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज कर रहा है एज ए एनर्जी सोर्स, तब वर्ड लगाएंगे हम कीमो। सीधी सी बात है, तो कहलाएगा कीमो हेटेरोट्रॉफ, कीमो हेटेरोट्रॉफ, कीमो हेटेरोट्रॉफ। ठीक है, कीमो हेटेरोट्रॉफ के अंदर मित्रों हम पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को लेंगे और आपका जो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को लेंगे, सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को लेंगे। इन टर्म्स पर भी आते हैं मित्रों कि ये टर्म्स क्या हैं, हेटेरोट्रॉफिक क्या है, पैरासिटिक क्या है। ठीक है ना, इन टर्म्स पे भी आते हैं। सबसे पहले ये मामला तो क्लियर हो। ठीक है, तो न्यूट्रिशन बेस्ड ऑन कार्बन सोर्स दो तरह का, एक तो ऑटोट्रॉफ, एक हेटेरोट्रॉफ। एक बार रिवीजन करा देता हूँ, फास्ट रिवीजन। ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ बेस्ड ऑन द कार्बन सोर्स। अगर इनऑर्गेनिक
को यूज किया जाए एज ए कार्बन सोर्स या CO2 को यूज किया जाए एज ए कार्बन सोर्स तब कहलाएगा ऑटोट्रॉफ, और अगर कार्बन कंपाउंड को यूज किया जाए एज ए कार्बन सोर्स तब वो कहलाएगा हेटरोट्रॉफ। इज दैट क्लियर मित्रों? आगे की बात करते हैं बेस्ड ऑन द एनर्जी सोर्स। एनर्जी सोर्स क्या है उसके बेस पर। तो एनर्जी सोर्स के बेस पर अगर हम देखें तो ऑटोट्रॉफ भी 2 में बट जाएगा और हेटरोट्रॉफ भी 2 में बट जाएगा। ऑटोट्रॉफ कैसे बट जाएगा कि भैया अगर कुछ ऑर्गेनिज्म एनर्जी सोर्स लाइट को यूज कर रहे हैं तो फोटो ऑटोट्रॉफ, और अगर कुछ ऑर्गेनिज्म लाइट को यूज नहीं कर रहे एज ए एनर्जी सोर्स, वो कर रहे हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करके, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, और ऑक्सीडाइज करने के बाद वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, वहाँ से जो एनर्जी निकल रही है उसको यूज कर रहे हैं खाना बनाने के लिए, तो वो कहलाएंगे कीमो ऑटोट्रॉफ्स। इज दैट क्लियर? इसी तरह से इसमें हो जाएगा मित्रों हेटरोट्रॉफ में भी। ठीक है, हेटरोट्रॉफ में अगर एनर्जी सोर्स लाइट हो तो कहलाएगा फोटो हेटरोट्रॉफ, और अगर एनर्जी सोर्स लाइट ना हो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, मैं मित्रों यहाँ आप ध्यान दे रहे हो पता नहीं मैं यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलूँगा, यहाँ पर इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलूँगा। क्यों? क्योंकि जो ऑटोट्रॉफ होते हैं ना वो मित्रों जब भी यूज़ करेंगे, चाहे वो कार्बन के लिए कार्बन सोर्स के लिए यूज़ करें, चाहे वो यूज़ करें एनर्जी सोर्स के लिए, वो हमेशा यूज़ करेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड को। ये याद रखना, मैंने बोला चाहे वो कार्बन सोर्स के लिए किसी कंपाउंड को यूज़ करें, चाहे वो एनर्जी सोर्स के तौर पर यूज़ करें किसी भी चीज़ को, हमेशा और हमेशा ऑलवेज एंड ऑलवेज यूज़ करेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को वो कभी यूज़ नहीं करते, ना कार्बन सोर्स के लिए ना एनर्जी सोर्स के लिए। इसीलिए अगर मामला ऑटोट्रॉफ का रहता है तो वहाँ केवल और केवल आपको इनऑर्गेनिक माइंड में रखना है, ऑटोट्रॉफ बोले तो इनऑर्गेनिक। और मामला अगर हेटरोट्रॉफ का आ जाए तो चाहे कार्बन सोर्स के लिए यूज़ करें चाहे एनर्जी के लिए यूज़ करें, माइंड में आ जाना चाहिए ऑर्गेनिक, केवल ऑर्गेनिक की बात करनी है आपको, इनऑर्गेनिक वहाँ वर्ड यूज़ ही नहीं करना है। वैलिड? ठीक है। तो फोटो हेटरोट्रॉफ वो जो लाइट को एज ए एनर्जी सोर्स यूज़ कर रहे हैं, और कीमो हेटरोट्रॉफ वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज़ कर रहे हैं एज ए एनर्जी सोर्स अपने खाने को बनाने के लिए। ठीक है। तो मित्रों ये है न्यूट्रिशन के बारे में कि आप किस तरह से नाम दिए जाते हैं डिफरेंट न्यूट्रिशंस को, इनके बेस पर नाम दिए जाते हैं बेस्ड ऑन कार्बन सोर्स एंड बेस्ड ऑन एनर्जी सोर्स। अब बात आ जाती है कुछ टर्म्स की मित्रों ऐसा भी नहीं है कि मैं जानता हूं कि अगर मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने एक वीडियो में बैठ जाऊं तो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप बोर हो जाओगे, है ना। अब 1 घंटे की यार वीडियो देखे कौन, सीधी सी बात है, 1 घंटे की वीडियो तो नहीं देखी जा सकती, इतना टाइम ही नहीं है। तो मित्रों जो न्यूट्रिशन का है ना, इसको हम 3 या 4 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। जैसे न्यूट्रिशन का हमने ले लिया एक लेक्चर, ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे कि कुछ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स दूसरी वीडियो में, उसके बाद एक वीडियो बनाएंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल। इस तरह से 3 लेक्चर में न्यूट्रिशन आपका कंप्लीट होगा फॉर 10th क्लास। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, फॉर 10th क्लास के लिए वीडियो है, नीट या नेट के लिए नहीं है। कभी वो कहो गुरुजी बस इतना नहीं है, बहुत है, लेकिन 10th क्लास में इतना नहीं बताना जितना नीट और नेट में एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है मित्रों। अब कुछ टर्म्स और हैं मित्रों जो आप पढ़ते हो न्यूट्रिशन में, वो सुनिए। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो अपनी बॉडी के अंदर खाने को लेकर जाएंगे, डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में ऐसे भी हैं अपनी बॉडी के अंदर लेके नहीं जा सकते। वो क्या करते हैं, वो बाहर ही कुछ एंजाइम्स को रिलीज करेंगे, और सीधी सी बात है वो एंजाइम्स बाहर खाने पर एक्शन करेगा, उसको बाहर ही डाइजेस्ट करेगा, और जब डाइजेशन हो जाता है बाहर आउटसाइड दी बॉडी, तब उसको वो एब्जॉर्ब करते हैं, और उस तरह के न्यूट्रिशन को हम एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन बोलते हैं। एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है देखिए। पहला न्यूट्रिशन, पहला ले लो या दूसरा ले लो, इट डजंट मैटर। एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है
कि कोई ऑर्गेनिज्म खाने को अपनी बॉडी के अंदर नहीं लेगा डाइजेशन के लिए। वो क्या करेगा, खाना बाहर होगा, बाहर ही वो एंजाइम्स को रिलीज करेंगे, डाइजेशन वाले एंजाइम्स को रिलीज करेंगे खाने पर, खाना बाहर ही डाइजेस्ट होगा, और जब डाइजेस्ट हो जाएगा तो उसको फिर एब्जॉर्ब करेंगे अपनी बॉडी के अंदर। और एग्जाम्पल है मित्रों इसका फंगस। फंगस ऐसा करती है, फंगस ऐसा करती है, एंजाइम्स बाहर निकालेगी खाने पर, खाने का डाइजेशन होगा बाहर, बाद में एब्जॉर्ब करेगी। इस तरह के एब्जॉर्प्शन को हम एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब इसमें डाइजेशन कैसा है, इनसाइड द बॉडी या आउटसाइड द बॉडी? इसमें डाइजेशन कैसा है, आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, ऐसे भी आ सकता है कि डाइजेशन इंट्रासेल्यूलर है या एक्स्ट्रा सेल्यूलर है, ये भी बता दीजिए। इंट्रासेल्यूलर है या एक्स्ट्रा सेल्यूलर है, तो इसमें डाइजेशन कैसा है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर। मीन टू से यहाँ डाइजेशन एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी है एंड आउटसाइड द बॉडी भी है इन फंगस के अंदर। इज दैट क्लियर? ठीक है मित्रों। बाकी कुछ ऑर्गेनिज्म मित्रों ऐसे हैं जो खाने को अपने अंदर लेकर जाएंगे, अंदर डाइजेस्ट करेंगे, जैसे हम करते हैं, एनिमल्स करते हैं, बॉडी के अंदर लेकर गए और डाइजेस्ट किया। लेकिन आप ये बताइए, जो एनिमल्स हैं अपनी बॉडी के अंदर तो लेकर गए, ठीक है, वहाँ डाइजेस्ट किया। जैसे ह्यूमन को ही ले लीजिए, मान लीजिए मैंने खाना खाया, बॉडी के अंदर लेकर गया, मैंने डाइजेस्ट किया। अब ये बताइए, क्या मेरा डाइजेशन इनसाइड द बॉडी है या आउटसाइड द बॉडी है? ठीक है, इनसाइड द बॉडी है। ठीक है, क्योंकि अंदर लेकर गया तो सीधी सी बात है, इनसाइड द बॉडी। ठीक है, आपका ये बिल्कुल आपने सही सोचा कि इनसाइड द बॉडी है। अब ये और बताइए, क्या मैं उस डाइजेशन को इंट्रासेल्यूलर बोलूं या एक्स्ट्रा सेल्यूलर बोलूं? क्या बोलूं, इंट्रासेल्यूलर या एक्स्ट्रा सेल्यूलर? सोच कर बताना। इंट्रासेल्यूलर नहीं बोलूंगा मित्रों, मैं उसको इंट्रासेल्यूलर नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलूंगा? मैंने खाना खाया, ठीक है, खाना खाने के बाद खाने का डाइजेशन सेल के अंदर नहीं हो रहा। खाना खाने के बाद सेल का खाने का डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो गया। माउथ से स्टार्ट हुआ, कुछ माउथ में हुआ, स्टमक में गया, कुछ स्टमक में हुआ, इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ। सेल के अंदर तो गया ही नहीं, सेल के अंदर थोड़ी गया है। ठीक है, बात अलग है कि बॉडी के अंदर गया है, लेकिन डाइजेशन सेल के अंदर नहीं हो रहा, आउटसाइड दी सेल ही हो रहा है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि जिनके अंदर, जिनकी बॉडी के अंदर डाइजेशन होता हो वो हमेशा और हमेशा इंट्रासेल्यूलर होता हो, ऐसा कुछ नहीं है। इंट्रासेल्यूलर जो डाइजेशन होता है वो केवल और केवल यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, जैसे मित्रों अमीबा करता है। हम आएंगे इस बात पर भी जब हम डिस्कस करेंगे ना न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जब हम इस बात पर आएंगे कि कैसे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर खाने को लेते हैं, और मतलब सेल के अंदर खाने को लेते हैं और उसी सेल के अंदर डाइजेशन भी करते हैं। तो वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी सेल के अंदर खाने को ले रहे हैं और जो अपनी सेल के अंदर ही डाइजेशन कर रहे हैं, उनके डाइजेशन को ही हम इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर खाना ले रहे हैं लेकिन अपनी सेल के अंदर डाइजेशन नहीं कर रहे, आउटसाइड दी सेल कर रहे हैं, जैसे कि हम करते हैं, बॉडी के अंदर है लेकिन सेल के अंदर डाइजेशन नहीं है, तो उनके हम डाइजेशन को एक्स्ट्रा सेल्यूलर बोलेंगे, बट इंटर बॉडी बोलेंगे, मतलब बॉडी के अंदर हुआ है, इनसाइड द बॉडी है डाइजेशन बट एक्स्ट्रा सेल्यूलर है। ये क्लियर हुआ? ठीक है। तो दूसरी कैटेगरी आ जाती है मित्रों जो बॉडी के अंदर लेते हैं, ठीक है ना, डाइजेशन इनसाइड बॉडी, डाइजेशन इनसाइड बॉडी, ठीक है। एक वो जिसमें डाइजेशन आउटसाइड द बॉडी हो रही है, एक वो जिसमें डाइजेशन इनसाइड द बॉडी हो रही है, जैसे इसमें मित्रों ह्यूमन ले सकते हैं हम। ठीक है, ये बात मैंने बताई दी, कब इंट्रासेल्यूलर बोलना है, कब एक्स्ट्रा सेल्यूलर बोलना है, और इस बात पर थोड़ा फोकस ज़्यादा करेंगे जब हम न्यूट्रिशन एनिमल्स पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? अब मित्रों कुछ नाम है इस बात के बेस पर भी कि जो खाना है, जो ऑब्टेन कर रहा है ऑर्गेनिज्म खाना, वो मरे हुए से कर रहा है या लिविंग से कर रहा है। तो जो उसमें पढ़ोगे सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक।
एक न्यूट्रिशन होता है सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है मित्रों? अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना ऑब्टेन कर रहा है डेड एंड डिकेइंग मैटर से, जो ऑर्गेनिज्म मर चुका, डेड है, डेड एंड डिकेइंग, मरा हुआ है, सड़ रहा है, सड़ गल रहा है, मर गया है, उससे कोई अपना खाना ले रहा है, तो उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। इज दैट क्लियर? एक है मित्रों पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये क्या है जी? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है मित्रों, कोई ऑर्गेनिज्म है, खाना ऑब्टेन कर रहा है बिना किसी ऑर्गेनिज्म को मारे। दो बातें हैं, ध्यान से सुनना। कोई ऑर्गेनिज्म है, खाना ऑब्टेन कर रहा है बिना किसी ऑर्गेनिज्म को मारे, या तो उसकी बॉडी पर रहकर या उसकी बॉडी के अंदर रहकर। यहां फिजिकली एसोसिएशन भी है दोनों के बीच में, ये भी याद रखना, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि आप केवल एक ही बात को समझें कि जी बिना मारे अगर ऑर्गेनिज्म ने खाना लिया तो वो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है, ये गलत हो जाएगा। सीधी सी बात है, जो खाना ले रहा है उसका फिजिकल कांटेक्ट भी होना चाहिए जिससे वो खाना ले रहा है परमानेंट, और वो तब खाना ले बिना ऑर्गेनिज्म को मारे, तब वो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने मित्रों मान लीजिए आम के पेड़ से आम तोड़ लिया, अब मैंने आम के पेड़ को थोड़ी मारा, लेकिन मैंने खाना तो खाया, तो क्या मैं पैरासाइट हुआ? नहीं हुआ, मैं पैरासिटिक नहीं हूँ। हाँ, कब हूँ पैरासाइट? आम के पौधे पर ही बैठा रहूँ दिन रात, वहीं सोऊं, वहीं खाऊं, वहीं सब कुछ एक्टिविटी करूं आम के पौधे पर ही, और तब आम के पौधे को, आम से मैं फ्रूट लूं, खाना लूं और खाता रहूं, तब मैं पैरासाइट बन जाऊंगा। मतलब पैरासाइट वो हैं जो फिजिकली अटैच हैं होस्ट की बॉडी पर या होस्ट की बॉडी के अंदर, और तब वो खाना ले रहे हैं बिना होस्ट को मारे, तो वो कहलाता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, एक मित्रों ये हो जाता है। एक मित्रों सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखेंगे हम। सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें क्या है? सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें दो ऑर्गेनिज्म आपस में मिलकर रहते हैं, फिजिकली एसोसिएशन में रहेंगे, एक दूसरे के लिए कुछ रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा और दूसरा पहले के लिए कुछ रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा, वो कहलाता है सिम्बायोटिक। अब आप सोच रहे हैं गुरुजी इसको हम पैरासिटिक क्यों नहीं बोल रहे? मित्रों समझना, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में केवल एक साइड का बेनिफिट है, दूसरी साइड से लॉस है। ठीक है ना? आपको जुएं पड़ी हुई हैं, जुएं जो हैं आपके, वो आपसे न्यूट्रिशन ले रही हैं, बदले में आपको कुछ दे रही हैं? नहीं ना, बदले में कुछ नहीं दे रही, आपको तो लॉस है, केवल उनको बेनिफिट है। लेकिन यहाँ पर दोनों को बेनिफिट है। सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर दोनों को बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, जैसे मित्रों लाइकन हो गया, एल्गी और फंगस का एसोसिएशन, लाइकन एग्जाम्पल है, माइकोराइजा एग्जाम्पल है। हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ भी कुछ फंगस रहती हैं एसोसिएशन में। ये ज़्यादातर आपको पाइनस रूट्स के साथ मिलेगा, क्योंकि पाइनस रूट्स के अंदर मित्रों आप जब देखोगे तो देयर इज़ नो रूट हेयर्स। पाइनस रूट्स के अंदर आप देखना रूट हेयर कभी मौजूद नहीं होती, और रूट हेयर का काम होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना, मिनरल को एब्जॉर्ब करना। तो इसलिए पाइनस रूट्स के साथ फंगस अटैच हो जाती है कि ठीक है आपके पास रूट हेयर्स नहीं है, रूट हेयर्स वाला काम हम कर देते हैं, साथ में आप हमको शेल्टर प्रोवाइड कराइए और खाना दीजिए। तो पाइनस क्या करता है? पाइनस जो प्लांट है वो फंगस को शेल्टर प्रोवाइड कराता है और क्या कराता है? और कराता है उसको खाना प्रोवाइड। बदले में फंगस उसके लिए वाटर और मिनरल्स सॉइल से एब्जॉर्ब करके प्लांट को देती है, क्योंकि पाइनस रूट्स के अंदर कभी भी रूट हेयर्स नहीं होते, इसलिए वहाँ फंगस का और रूट्स का एक एसोसिएशन बन गया है जिसको हम माइकोराइजा बोलते हैं। या हम बोल सकते हैं कि हायर प्लांट्स की रूट का जब एसोसिएशन हो
फंगस के साथ तो वो माइकोराइजा कहलाता है, और जब एल्गी और फंगस का एसोसिएशन हो तो वो लाइकन कहलाता है। तो वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। बैक्टीरिया का भी ले सकते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ऐसे हैं कि जो नोड्यूल्स, जो लेग्यूम्स प्लांट्स होते हैं, उनकी रूट में नोड्यूल्स बना लेते हैं और वहाँ प्रेजेंट हैं। वो कहते हैं कि भैया ठीक है, आप नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर सकते, मत करिए, कोई बात नहीं, ये काम हम इजीली कर लेंगे, आप बस हमको शेल्टर दीजिए, खाना दीजिए, ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके हम आपको देते रहेंगे। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ऐसा करते हैं, तो वो कहलाता है मित्रों सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है ना, एक ये हो गया सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक हो गया, और आपने देखा मित्रों एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। तो इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशंस हैं जो आप जिनको पढ़ोगे तो मुझे लगता है इस वीडियो में दैट इज़ मच सफिशिएंट। बाकी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे मित्रों हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इस तरह से 3 वीडियोज़ में 10th वालों का जो न्यूट्रिशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसको मित्रों आप अच्छी तरह से पढ़ें, NCERT की अपनी बुक से पढ़ें, वहाँ से पढ़ें, यहाँ से देखें। ठीक है, आई थिंक दैट इज़ मच सफिशिएंट फॉर यू। ठीक है मित्रों, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके, बाय मित्रों।